जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीशान नूर है। आपने ये मुहावरा तो सुना होगा कि सियासत बड़ी बेरहम चीज़ है। फिर इसका अमली मुज़ाहरा आप आए रोज़ मुख्तलिफ जलसों जुलूस के अंदर हमारे सियासतदानों के माजी के बयानात और फिर मुस्तकबिल के अंदर बदलते बयानात की शक्ल के अंदर आपने देखा होगा। मामला ये है कि कुछ दिन कबल पार्लिमान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा जरताज गुल साहिबा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा मरकजी सेक्रेटरी जनरल चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब के दरमियान कुछ तलखी हुई। फिर वो सारा मामला आपके नोटिस में होगा कि स्पीकर की इंटरवीन के बाद उन्होंने बड़ेपन का मुजाहरा किया और उसके ऊपर मदद कर ली। लेकिन फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहां पर एक मोशन मूव कर दी पार्लिमान के अंदर। उन्होंने कहा कि जी इनकी हाजिरी मुअत्तल की जाए। खैर वो भी मामला हो गया। उसके बावजूद भी मीडिया और सोशल मीडिया की जीनत बने रहे चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब। बिलाखिर उन्होंने फैसला किया कि वो किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू तमाम तर चीजों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के एक बड़े सीनियर साफी हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, किसी तारफ के मोहताज नहीं, मंसूर अली खान साहब। वो एक बड़ी मुनफरद किस्म की पॉडकास्ट करते हैं। उन्हें मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात ज्वाइन करती हैं और हजारों नहीं बल्कि लाखों उनके देखने वाले होते हैं। मंसूर अली खान साहब की पॉडकास्ट में तारिक बशीर चीमा साहब ने उन्हें ज्वाइन किया और तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट के ऊपर मुहित पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने अपने मुख्तलिफ माजी के मामला भी, हाल के भी उन्होंने डिस्कस किए। बड़े सारे टॉपिक्स के ऊपर बात हुई। मैंने वो पॉडकास्ट तकरीबन 2 से 3 दफा सुनी और बड़े गौर से सुनी। उसकी दो वजूहात थी। एक तो ये कि बतौर सहाफी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अगर उस पॉडकास्ट के बाद कोई वीला करना चाहता हूं उसके ऊपर, तो मेरी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे चीजों का पता हो। मैं क्रॉस चेक करूं चीजों को, विद एविडेंस उसके ऊपर बात करूं। बेबुनियाद इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। दूसरी जो उसको बार बार सुनने की वजह थी वो ये थी कि मेरा भी उसी हल्के से ताल्लुक है जिस हल्के से चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब एज मेंबर नेशनल असेंबली इलेक्ट हुए। तो जब आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई भी ऑनरेबल पॉलिटिशियन, वो किसी भी जमात से हो, जब वो नेशनल टेलीविजन के ऊपर आते हैं या उसका उनका कोई इंटरव्यू सामने आता है, तो एक क्यूरियोसिटी होती है बंदे को सुनने की। तो मैंने इस वजह से 2-3 दफा उस पॉडकास्ट को सुना और कोशिश की कि मैं वहां से कुछ सीखूं, कुछ समझूं। लेकिन वो पॉडकास्ट जब मैंने सारी सुनी तो उसके अंदर कुछ टॉपिक्स ऐसे थे कि जिनमें पेशगी माजरत तारिक बशीर चीमा साहब ने हकायक को मस करने की कोशिश की, हकायक को ट्विस्ट करने की कोशिश की। उनमें से कुछ चीजें मैंने निकाली और उनको फिर क्रॉस चेक किया, वेरीफाई किया और फिर मैं वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। अब फैसला आपने करना है सुन के। आपने उम्मीद है वो पॉडकास्ट भी सुनी होगी। मैं कोशिश करूंगा कि उनके वो क्लिप्स भी साथ साथ आपको सुनाता जाऊं और फिर माजी के अंदर क्या होता था वो भी आपके सामने रखता जाऊं। बिलाखिर फिर फैसला आपने करना है कि क्या उनके माजी के बयान ठीक थे या हाल के अंदर जो उन्होंने परसों वो पॉडकास्ट की है वो ठीक है। ज्यादा नहीं, पॉडकास्ट तो बहुत लंबी थी, लेकिन उनमें से 3-4-5 जो चीदा चीदा बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगे, वो मैंने वहां से निकाले और वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। नाजरीन, नंबर 1 के ऊपर तो उन्होंने उस पॉडकास्ट के अंदर ये इंकशाफ किया, ये बयान दिया कि इमरान खान इज नॉट अ क्लीन मैन, इमरान खान इज अ करप्ट मैन। ये भी उन्होंने बात की कि वो करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर शामिल रहे। उसका उन्होंने किस्सा भी सुनाया कि जब 2018 के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, इमरान खान वजीर आजम बने, तो वो उस वक्त बतौर कैबिनेट मेंबर उनके साथ शामिल हुए। हाउसिंग एंड वर्क्स मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो था उनके पास। तो उन्होंने कहा कि उस वक्त एक बड़ा मशहूर प्रोजेक्ट लॉन्च किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। उसका नाम था नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम। सादा अल्फाज के अंदर वो जो 50 लाख घर बनाने वाला प्रोजेक्ट था उसकी वो बात कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि जी जब ये उन्होंने जो किस्सा सुनाया, जो मैं आपको बताने भी जा रहा हूं, फिर आपको सुनाता भी हूं। ये उन्होंने बात की है 2019 के स्टार्ट की, क्योंकि 25 जुलाई को इलेक्शन हुए थे। उसके बाद फिर अगस्त के अंदर इमरान खान ने ओथ लिया था। फिर 2019 के स्टार्ट की वो ये बात कर रहे हैं कि जिस वक्त ये प्रोजेक्ट लॉन्च करना था तो नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी बनाई गई। और उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि जी उस वक्त मुझे बुलाया गया मीटिंग के लिए, लेकिन मैं उस मीटिंग में शामिल नहीं हो सका। तो उनके सेक्रेटरी यानी कि जो फेडरल सेक्रेटरी थे हाउसिंग के, वो इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे और सेक्रेटरी साहब ने आकर फिर तमाम डिटेल उन्हें बताई। वो ये कहते हैं कि उस मीटिंग के अंदर जो मौजूद थे लोग, शख्सियात जो उन्होंने नाम लिए, वो बड़े तलखा खेज है। वो कहते हैं कि उसके अंदर मलिक रियाज मौजूद थे, किसी तारफ के मुताज नहीं, बड़े लैंड माफिया पाकिस्तान के अंदर। उसके अलावा जनरल फैज हमीद थे, फॉर्मर डीजी हैं ISI के। उसके अलावा उन्होंने कहा जी इमरान खान के जाती दोस्त, इमरान खान के जाती दोस्त है यूके से नील मुशर्रफ साहब।
उनके अलावा भी 2-3 और लोग भी उस मीटिंग के अंदर शामिल थे। जब आप ये नाम सुनेंगे तो आपको लगेगा कि शायद यार ये मामला सारा करप्शन का ही मामला हो सकता है, क्योंकि नाम ही शख्सियात इस तरह की हैं। उन्होंने कहा कि वहां पर ये सारी चीजें हुई। क्या कहा उन्होंने, पहले ये आप सुन लें, फिर मैं आपको बताता हूं कि उसके बाद की क्या पेशरफ थी। ये आप सुनिएगा कि उन्होंने एग्जैक्ट कहा क्या है। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी, नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी बनने लगी। आई वॉज कॉल्ड, वहां पर मलिक रियाज साहब, वहां पर जनरल फैज साहब, वहां पर एक इनके दोस्त थे अनिल मुशर्रफ साहब, सेक्रेटरी हाउसिंग, एंड देयर वर फ्यू अदर पीपल। किस साल की बात है ये सर? ये 2019 जब ये नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी बनी है। अच्छा। मुझे अब साल नहीं याद एग्जैक्टली। मलिक रियाज भी वहां पे था? मलिक रियाज भी वहां पे था। अच्छा, अब मुझे नहीं बुलाया गया अंदर। सेक्रेटरी हाउसिंग वाज कॉल्ड इनसाइड, जो आपके अंडर है, जो मेरे अंडर है। सेक्रेटरी हाउसिंग टेबल पे वो नक्शे फैलाए हुए थे उन्होंने, दो इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाने हैं। एक चलेगा फ्रॉम ये जो पुराना एयरपोर्ट वाला नहीं है रोड, वो जो जाता है टुवर्ड्स रवात, वहां से हम उठाएंगे। और एक हमने बनानी है, आपने शेख जायद रोड देखी हुई है ना दुबई वाली, वहां पर एक डिप आता है। तो वो जनाब हमने ये बनाना है। 5 अरब रुपया एक प्लॉट की कीमत होगी। 5 कितना? अरब। अच्छा। 5 अरब रुपया एक प्लॉट की कीमत होगी। तो वहां पर मलिक रियाज साहब ने कहा, उसने कहा जी ये तो भूल जाए ना, ये तो मेरे पास इतने क्लाइंट्स, इतने कस्टमर्स हैं, ये तो मैं आपको इन वन गो बेच दूंगा ना ओवरसीज में। उसके बाद दूसरा ये जो सेंटोरस है, सेंटोरस से हम आगे ब्लू एरिया को एक्सटेंड करेंगे। इसमें भी एक इकोनॉमिक, इसमें भी प्लॉट्स होंगे, वो भी मिनिमम प्राइस उसकी 5 बिलियन रुपीस होगी। अच्छा, आपने पूछा नहीं मलिक रियाज का कर रहे हैं आप? सर मुझे तो किसी ने बताया नहीं ना अंदर कौन कौन है, तो मुझे बाद में आके पता चला। मेरे सेक्रेटरी ने सवाल इसलिए कर रहा हूं कि हमें मलिक रियाज के बारे में तो बताया गया कि उसका काम सिर्फ ये ट्रस्ट की नहीं सर, नहीं, आप यू आर मिस्टेकन। जी नाज़रीन, ये उन्होंने उस पॉडकास्ट के अंदर इंकशाफ किया। लेकिन मामला ये है कि ये जो अथॉरिटी बनी थी जिसके ऊपर उन्हें एतराज था, ये अथॉरिटी बनने के बाद भी मुख्तलिफ सूबों के अंदर, मुख्तलिफ शहरों के अंदर इसकी सबनीज हुई, लॉन्चिंग हुई। जैसे कि 2019 में ही इस्लामाबाद के सेक्टर G13 के अंदर एक सेरेमनी हुई। उसके अंदर तारिक बशीर चीमा साहब बतौर फेडरल मिनिस्टर हाउसिंग एंड वर्क्स के वो क्या स्टेटमेंट दे रहे थे बानी चेयरमैन इमरान खान के मुतालिक, वो भी आप मुलाजा फरमा लें। दावत दूंगा फेडरल मिनिस्टर हाउसिंग, तशरीफ लाएंगे मोहतरम जनाब चौधरी तारिक बशीर चीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम जनाब वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम। मैं जनाब वज़ीर आज़म इसे अपनी इंतहाई खुशकिस्मती समझता हूँ कि आज जिस प्रोजेक्ट के इफ्तिताह में मैं आपके साथ शामिल हूँ, ये एक ऐसा ख्वाब था जो आपने देखा। जिन लोगों को अल्लाह ताला ने उतना नहीं नवाजा जितना बाकी लोगों के हिस्से में आया, उनके लिए मेरे ख्याल में ये बेड़ा आप उठाने चले हैं। तो ये मेरी भी उतनी ही खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला मुझे आज ये मौका दे रहा है कि मैं आपके साथ इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने में आपकी एक वफाकी वज़ीर की हैसियत से मैं आपकी उस टीम में शामिल हूँ। मुझे इस बात का एहसास है कि ये प्रोजेक्ट वाकई आपके दिल के बहुत करीब है। दिल के करीब इसलिए है कि आपने हर जगह पे जहाँ आपको मौका मिला, आपने इस प्रोजेक्ट का जिक्र किया। वो तमाम नाकदीन जो हमारे नाकदीन है, जो हमारे क्रिटिक्स हैं, जो समझते हैं कि यार 50 लाख घर कैसे बनेंगे, कौन बनाएगा, तो मैं उनको यकीन करे वही जवाब देता हूँ। ये चैलेंज एक्सेप्ट करना, ये इमरान खान के अलावा और कोई शख्स इस मुल्क में इस तरह का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जी आपने सुनी, ये उनकी इस्लामाबाद के अंदर जो सेरेमनी हुई थी इस प्रोजेक्ट की, उसके अंदर वो इजहार ख्याल कर रहे थे। फिर इसके अलावा है तो खैर ज्यादा ये वीडियोस, लेकिन मैं 1 या 2 आपको सुना दूंगा ताकि आप कंपैरेटिवली मुआवजे के तौर पर देख सकें कि क्या उस वक्त ये ठीक थे, उस वक्त ये ठीक कह रहे थे, या आज इनका मौकफ जो है, आज जो इनका इंकशाफ है वो ठीक है। दूसरा, इन्होंने बलूचिस्तान में कोयटा के अंदर जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा था, इसकी सेरेमनी थी, तो उस वक्त इन्होंने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर यानी कि इमरान खान के मुतालिक क्या स्टेटमेंट दी थी, वो भी आप मुलाजा फरमा लें। कोयटा में नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे का संग मिलाप रखने के मौके पर वफाकी वजीर हाउसिंग तारिक बशीर चीमा ने वजीर आजम की तारीफों के तो पुल ही बांध दिए। इमरान खान का ही काम है जो चैलेंजेस एक्सेप्ट कर लेता है और इस सिस्टम को लेकर आगे चलता है, तो ये आपकी खुशकिस्मती है। आप वजीर आला साहब, आप हमारे प्राइम मिनिस्टर के दिल में बसते हैं। जितने भी हमारे क्रिटिक्स हैं, आप क्रिटिसाइज करें, आपका हक है, लेकिन खुदा के लिए अगर एक आदमी ये वजीर आजम बैठा हुआ अगर ये काविश करने लगा, यार प्लीज गिव हिम हिज ड्यू शेयर, यार इस तरह तो ना करें। ये 2 वो शॉट्स थे कि जो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, जो रिकॉर्ड के हिस्से से ही मैंने उठाकर आपके सामने रखे हैं और आप सुन रहे हैं। अब आप ये 2 क्लिप देख लें और उनकी जो अभी की ताजा पॉडकास्ट के अंदर इंकशाफ था वो देख लें, फिर आप फैसला कर लें कि क्या उनकी बात कितनी ठीक है, क्या उस वक्त वो ठीक थे या आज वो ठीक हैं। एक तो ये टॉपिक था। दूसरा, उन्होंने जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट इस पॉडकास्ट के अंदर जिक्र किया, वो उन्होंने ये किया कि जी
उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी की हैं कि जिसमें उन्होंने अपनी ही बात की नफी कर दी है। क्योंकि अगर पॉडकास्ट में 30 मिनट के ऊपर जाकर उन्होंने कोई बात की, फिर 1 घंटे के बाद दोबारा टॉपिक वैसा ही आ गया, तो उसके बाद उन्होंने उसी बात की नफी अपनी दोबारा अगली बात के अंदर कर दी। मिसाल के तौर के ऊपर उन्होंने इस पॉडकास्ट के अंदर एक मुआहदे का जिक्र किया। उन्होंने ये कहा कि जी 2018 का जो इलेक्शन था, उससे कबल जब हमारा मतलब मुस्लिम लीग काफ के जो उस वक्त सीनियर रहनुमा थे, यानी कि चौधरी परवेज इलाही साहब और चौधरी शुजात साहब, उनका जो इमरान खान के साथ मुआहदा हुआ था, वो भी उन्होंने इस पॉडकास्ट के अंदर बताया। उन्होंने कहा कि जी हमारा जो मुआहदा हुआ था पीटीआई के साथ, उस मुआहदे के मुताबिक हमें एक स्पीकरशिप मिलनी थी, यानी कि पंजाब की, 2 सूबाई वजारतें मिलनी थी और 2 वफाकी वजारतें मिलनी थी। यानी कि इन 5 चीजों का मुआहदा हुआ था मुस्लिम लीग काफ का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। उसमें से देख लें, स्पीकरशिप मिली परवेज इलाही साहब को, वफाकी वजारत एक मिली, वो भी पहले ठीक नहीं दी जा रही थी, बाद में दोबारा मिली फिर हाउसिंग की, लेकिन जो दूसरी वजारत थी वो नहीं दी गई थी। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। वो फिर आखिरी साल आके चौधरी मोहम्मद साहब को मिनिस्ट्री दी गई थी। लेकिन इसी पॉडकास्ट के आखिर में उन्होंने अपनी इसी बात की नफी कर दी। वो नफी क्या की, पहले आप सुन लें कि उन्होंने कहा क्या, फिर आप फैसला कीजिएगा। वो बुरा बिल्कुल इसलिए नहीं लगता कि वो इमरान खान है, बुरा इसलिए लगता है कि मैं 3.5 साल उसका वजीर रहा, और 3.5 साल में अगर आप चौधरी परवेज इलाही साहब से पूछें, मैं हल्फन आपको बता रहा हूं कि मैंने कितनी दफा चौधरी साहब को रिक्वेस्ट की कि चौधरी साहब आई वांट टू रिजाइन, आई कांट वर्क विद हिम, लेकिन हमें कहा गया कि नहीं, हमारी चीफ मिनिस्ट्री की गेम है, तो टाइम विल कम जब ये मजबूर हो जाएगा हमें चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए। जी नाज़रीन, आपने खुद सुना कि वो ये कहते हैं कि मैं इमरान खान की प्रोग्रेस से, उनके डिलीवर करने से तंग आ गया था और मैंने बिलाखिर फैसला कर लिया कि मैं रिजाइन करूंगा, मैं ये मिनिस्ट्री में मजीद सर्व नहीं कर सकता। तो वो ये कहते हैं कि मैं उस वक्त चौधरी परवेज इलाही के पास एक दफा नहीं, मुतअद्दिद दफा उनके पास गया और मैंने कहा कि जी मैं मजीद उनके साथ काम नहीं कर सकता और मैं रिजाइन करना चाहता हूँ। जिसके ऊपर चौधरी साहब ने ये कहा, चौधरी परवेज इलाही साहब ने ये कहा कि नहीं, आप काम करें और हमने चीफ मिनिस्टर बनना है, हमारी बात बड़ी करीब पहुंच चुकी है और सब चीजें सेटल हो जाएंगी। तो मामला यह है कि जब आपका मुआहदा स्पीकरशिप तक, 2 वजारतों तक, सूबाई वजारतों तक हुआ था, तो फिर आप उसी हुकूमत का हिस्सा होते हुए चीफ मिनिस्टर की प्लानिंग कर रहे थे, चीफ मिनिस्टर के लिए लॉबिंग कर रहे थे। ये आप अपनी ही बात की नफी कर रहे हैं और फैसला आप करेंगे कि वो उस वक्त ठीक थे या वो अब ठीक है। इसके अलावा तीसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की, वो ये की कि इमरान खान सियासतदान नहीं है, वो उनकी अपनी जाती राय है, उनका हक है। अब वो ये समझते इमरान खान इज नॉट अ पॉलिटिशियन, वो इमरान खान को सियासतदान नहीं समझते। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान शुक्र अदा करें फॉर्मर डीजी ISI जनरल पाशा साहब का और जनरल जहीरुल इस्लाम साहब का, कि उन्होंने उसके अंदर हवा भरी और उनको सियासतदान बनाने के अंदर किरदार अदा किया। और उन्होंने कहा कि 2018 के अंदर भी PTI यानी कि इमरान खान जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के कंधों के ऊपर चढ़कर आए थे। तो मुझे इस बात से समझ नहीं आई माजरत के साथ कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए सियासी जमातों के हवाले से? वो तो अब भी हो रही है, वो तो इस इलेक्शन के अंदर भी हुई है, अभी भी हो रही है, और आप उसी निज़ाम का हिस्सा हैं, उसी हुकूमत का हिस्सा हैं। अगर आपका ये मतलब है कि PTI पैदावार है एस्टेब्लिशमेंट की, तो आप थोड़ा सा माजी के अंदर जाएं, फिर आपको बाकी जमातों को भी हवाला देना चाहिए था, क्योंकि आप एक सीजन पॉलिटिशियन है और आपकी बात से लोग सीखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। तो मैं तो ये तवक्को करता कि आपको भी माजी की बात बतानी चाहिए थी। यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपने पॉलिटिक्स का आगाज किया था, वो आपको मालूम है कि 90s में जनरल अयूब जब मार्शल लगाया उन्होंने, तो उसके बाद जो प्रेसिडेंट भुट्टो थे मरहूम, उन्होंने उनकी कबीना के अंदर वजीर खजाना का ओथ लिया, फिर उन्होंने वजीर खारजा के तौर पर सर्व किया। 1967 को उन्होंने लाहौर के अंदर बुनियाद रखी पीपल्स पार्टी की। फिर 1980 यानी कि 1980 के अंदर आपने एक एक्टिविस्ट के तौर के ऊपर पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली। फिर काफी साल आप उसके अंदर रहे, 2002 तक आपने पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे। तो अगर एस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई जमातें इतना बड़ा मसला है, तो आपने तो अपनी सियासत का आगाज ही उस जमात से किया कि जो एस्टेब्लिशमेंट की इमा के ऊपर बनी थी और जिसने पावर के लिए उस वक्त एक गलत फैसला किया और मशरक़ी पाकिस्तान लहदा हो गया। वो सारी तारीख है, उसके ऊपर बात करेंगे, बात लंबी हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि लोगों को मालूम होगा। उसके बाद फिर 2002 के अंदर आपने ये फैसला किया कि आपने पीपल्स पार्टी को छोड़कर मुस्लिम लीग काफ ज्वाइन करनी है। बिल्कुल आपका आईनी, कानूनी, जमहूरी, इखलाकी हक था, आपने वो इस्तेमाल किया। लेकिन माजरत के साथ मुस्लिम लीग काफ तो प्योरली पैदावार ही एस्टेब्लिशमेंट की थी।
तमाम लोगों को मालूम है, माजी का किस्सा है कि जनरल रिटायर परवेज मुशर्रफ ने वो बनाई पीपल्स पार्टी को कमजोर करने के लिए, मुस्लिम लीग नून को कमजोर करने के लिए, और आप उसका हिस्सा बने और टिल अभी तक भी आप उसका हिस्सा हैं और मरकजी सेक्रेटरी जनरल हैं। तो मुझे आपकी उस बात से समझ नहीं है कि आप कहना क्या चाहते हैं। क्या आपको एतराज है एस्टेब्लिशमेंट की इंटरवीन के ऊपर, या आप उस जमात को अच्छा नहीं समझते जिसकी सपोर्ट की हो बनने के अंदर एस्टेब्लिशमेंट ने या हमारी खुफिया एजेंसीज ने? तो अगर ये दोनों बातें भी हैं तो फिर दोनों बातें ही आप भी थोड़ा सा गौर करें इसके ऊपर। इसके अलावा आपने भी दो तीन और बातें जो हैं वो आपने ट्विस्ट करने की कोशिश की, उसके ऊपर आपने बिल्कुल क्लैरिटी नहीं दी। वो ये कि आपने ये भी कहा कि 2018 के अंदर पीटीआई की हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत से आई थी। उसके ऊपर जब आपको काउंटर क्वेश्चन किया गया कि इस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत है वो किसकी हिमायत से है, तो उसका आपने क्लियर जवाब नहीं दिया। आपने बात आएगी कर दी। फिर आपसे पूछा गया कि जी फॉर्म 45 और 47 के मामला चल रहे हैं पार्लियामान के अंदर, आपने उसके ऊपर कहा कि जी मैं उनसे बालातर हूं, मेरा तो उससे कोई इशू है नहीं फॉर्म 47 से। लेकिन जब आपसे पूछा गया कि जो बाकी मुस्लिम लीग काफ की सीट से यानी कि सालिब हुसैन साहब हैं, शाफे साहब हैं, वो कैसे जीते, क्या उनके अंदर बेजाबतियां थी, तो आपने उस बात के ऊपर भी क्लियर जवाब नहीं दिया। वो भी आपने आएगी बात कर दी। आपने जो अपने हवाले से बात की कि फॉर्म 47 में मेरा कोई मामला नहीं है, मैं इससे बालातर हूं, बिल्कुल ऐसा ही होगा और होना भी ऐसा ही चाहिए, ये क्रेडिबिलिटी होती है पॉलिटिशियन की। अगर कोई इस तरह का एलिगेशन लगाए तो आपको कोई सियासी मुखालफत लगाए, किसी और को तो कोई हक हासिल है ही नहीं इसके ऊपर। जो आपके मद्दे मुकाबले इलेक्शन लड़ते हैं वो इसके ऊपर बात कर सकते हैं, और उनके पास भी तमाम आईनी और कानूनी फॉर्म मौजूद है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल मौजूद है, उनके पास इलेक्शन कमीशन मौजूद है, वो वहां पर इस चीज को जाकर चैलेंज कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि कोई बेजाबती हुई है। लेकिन मेरी मुहतात अकल के मुताबिक जो जब फॉर्म 45, 47, 48 इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट के ऊपर डाउनलोड किए, अपलोड किए थे इलेक्शन के कोई एक महीना के बाद, उस वक्त मैंने NA 165 के फॉर्म 45 जो हैं वो मैंने तकरीबन 5 घंटे लगा के फॉर्म 48 के साथ मैंने मैच करने की कोशिश की थी। उसके अंदर एक वाज़ेह फर्क था। तकरीबन कोई 20 के करीब तो पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 मैंने खुद चेक किए थे उस वक्त। मैं वो पोलिंग स्टेशन के नाम भी यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ, लेकिन बात फिर ज्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं इस बात के ऊपर कायम हूं, अगर कोई चैलेंज करेगा तो मैं साबित करने के लिए तैयार हूं कि NA 165 के अंदर तकरीबन 20 से 25 पोलिंग स्टेशन के जो फॉर्म 45 थे उसके रिजल्ट तब्दील किए गए थे। अब इसके अंदर 3 बातें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकती है कि अगर आप इलेक्शन हार रहे थे तो आपको जितवाने के लिए किया गया, एक ये भी सूरत हो सकती है, तो ये भी कंट्रोवर्शियल करेगी आपके इलेक्शन को। दूसरा ये कि आपकी लीड कम थी, उसको बढ़ाने के लिए ये किया गया, फिर भी आपका इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हो सकता है। तीसरा ये कि RO जो रिस्पॉन्सिबल था उस इलेक्शन का, उनसे गलती हुई, जो वहां पर टेक्निकल स्टाफ था उनसे टाइपिंग के अंदर गलती हुई और रिजल्ट कुछ तब्दील हो गए। अगर ये भी सूरत हाल हो जो सबसे मिनिमम है, फिर भी आपका इलेक्शन कंट्रोवर्शियल है। उसकी वजह यह है कि जब एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट तब्दील हुआ तो पूरे का पूरा इलेक्शन जो है वो दागदार हो गया। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आप बिल्कुल फॉर्म 45 के ऊपर आवाम के वोटों से जीत कर आए हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। एक टॉपिक जो इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर स्कैंडल के हवाले से था, उसके ऊपर भी आपने बात की और आपने रिमाइंडर दिया सीनियर सहाफी इकरारुल हसन साहब को कि वो अदालत के अंदर पेश हो। इस मामले के ऊपर मैं आपसे 100% नहीं बल्कि 1000% एग्री करता हूं। उसकी वजह यह है कि जब ये वाकया सारा हुआ तो बतौर सहाफी मैंने भी कुछ चीजें देखी, पढ़ी, सुनी, चीजें डिग आउट करने की कोशिश की, तो वो एक बेसलेस एलिगेशन था। उसकी वजह यह है कि अगर इल्जाम लगाया गया था तो उसको साबित भी करना चाहिए था। वो जो जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट, या तो हम इस चीज के ऊपर से हमारा यकीन ही उठ जाए, हम अदारों के ऊपर यकीन ही ना करें, हम जमहूरियत के ऊपर यकीन ही ना करें। अगर सर्विंग जजेस के ऊपर बनने वाले जुडिशियल कमीशन के अंदर इकरारुल हसन साहब पेश नहीं हुए थे और उस जुडिशियल कमीशन ने रिपोर्ट जो दी थी, जो फाइंडिंग्स थी उनकी, वो भी मैंने पढ़ी हैं, उसके अंदर उन्होंने क्लियर कर दिया था कि इस तरह की कोई बात नहीं है। तो इसके अलावा भी इकरारुल हसन साहब को पेश होना चाहिए अदालत के अंदर और वो साबित कर दे इस चीज को, क्योंकि वैसे भी उनका एक तर्ज तरीका है इन तमाम चीजों को, वो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं, उनका एक बड़ा मशहूर शो भी है सरेआम के नाम से। तो आपने जितनी भी उसकी एपिसोड्स देखी होंगी, उसमें कहीं पे भी कोई इस तरह का लो पोल होता है, इस तरह का कोई स्कैंडल होता है, तो वहां पर वो फिजिकली खुद जाते हैं। लेकिन मुझे इस बात की उस वक्त भी समझ नहीं आई थी कि इतना बड़ा इशू जिसको BBC ने रिपोर्ट किया, इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया, उसके ऊपर उन्होंने पर्सनल व्लॉग्स भी कर दिए और बड़े दावे के साथ उन्होंने कहा कि जी मेरे पास एविडेंस मौजूद है,
लेकिन वो बहावलपुर तशरीफ लेके नहीं आए। हालांकि उन्होंने एक वीडियो के अंदर ये जिक्र किया कि उन्हें उनकी जान को खतरा है, शायद उनके ऊपर कोई अटैक ना हो जाए, अटैक कर ना दे। तो ये बिल्कुल एक बेसलेस बहाना बनाया था उन्होंने। उसकी वजह यह है कि इंतहाई पुरअमन शहर है बहावलपुर, और अगर वो आना चाहते वहां पर तो वो मुतलका अदारों से यानी कि पुलिस से रब्ता करते, उन्हें वहां पर सिक्योरिटी फ्राहम की जाती और वो आकर वहां लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करते, या उन्हें अदालत के अंदर पेश होना चाहिए था। स्टे लेने का मकसद यही होता है कि बंदा कहता है कि यार मेरे पास एविडेंस नहीं है, तो वो स्टे ले लेता है। आपकी इस बात से मैं 1000% इत्तेफाक करता हूं कि वो आपकी जात के ऊपर आपके बरखुरदार जिसका आपने जिक्र किया वीडियो के अंदर, उनके ऊपर एक बेसलेस एलिगेशन लगाया गया था। लेकिन वो तमाम तर ये चीजें थी कि जहां पर मुझे लगा कि यार इनमें हकायक को मस्क किया जा रहा है, हकायक ट्विस्ट किए जा रहे हैं, और बतौर एक सहाफी के मेरी जिम्मेदारी थी, एक पाकिस्तानी के, एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन के मैं अपने सुनने वालों के सामने उन तमाम हकायक को सही तरीके से सामने रख सकूं, ताकि फिर लोग सुनकर खुद फैसला कर सकें कि क्या बात ठीक थी, क्या गलत थी। हो सकता है किसी की जगह पे मैं गलत बोल रहा हूँ, तो मैं उसके लिए किसी भी वक्त किसी भी जगह पे माजूर करने के लिए तैयार हूंगा। लेकिन ये वो तमाम तर सूरत हाल थी जो इस पॉडकास्ट के अंदर से कुछ पॉइंट्स के ऊपर फाक नहीं था, वो मैंने कोशिश किया कि आपके सामने कुछ मेन चीज़ा पॉइंट्स आपके सामने रखूं। ये वो सारी सूरत हाल थी। फैसला आपने करना है, फैसला सुनने वालों ने करना है। अपने फीडबैक से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान ज़ीशान नूर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।